ठीक है, जो आपकी स्टॉक रहती है वो आपकी फिर निकल होती है। ओके राइट। इंटीग्यूमेंट मुझे कहाँ मिलेगा? सर जो ओव्यूल्स के लिए इंग्लिश है सराउंडिंग, कवरिंग। ठीक है राइट, आप लोग जितने भी मुझे आंसर दे रहे हो सही है, दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्यूमेंट ओवर देयर। ऑलराइट ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग। एक बार फिर हम एक दो तीन चीजों को यहाँ पे देखते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट एडिंग सम मोर थिंग्स ओवर हियर। आज हमें चीजों को थोड़ा स्लो जाना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड जो हमने कल किया था एक बार से समझना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना एंड देन वी विल सी व्हाट वी हैव टू ऐड ऑन दैट। ठीक है, और हाँ जी, जिन लोगों का असाइनमेंट सबमिट करना बाकी है अपना टाइम निकाल के आज शाम तक या कल तक असाइनमेंट बिल्कुल आप सबमिट करिएगा। ठीक है, जिनका बाकी है, काफी लोगों ने आप में से किया हुआ है, मेनी ऑफ यू लाइक हैव डन दैट, श्रुति तमन्ना ठाकुर एंड मेनी ऑफ यू हैव डन दैट। सो जिनका रहे उनका प्लीज करिएगा आप लोग। So let me start the screen share and just let me know if you are able to see the screen. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है अब काम करता है। सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, let's quickly draw a embryo sac. ठीक है, अब आपको यहाँ पे हमने समझो हमारा बना लिया हमने यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक। अब हम यहाँ बनाते हैं हमारे कुछ न्यूक्लिया है। सो आपके पास 3 न्यूक्लिया हम यहाँ पे बनाएंगे कॉर्नर में, 3 न्यूक्लिया मेरे इस कॉर्नर में बन जाएंगे एंड 2 न्यूक्लिया इन द सेंटर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपका मेगास्पोर बनता है, जब आपका मेगास्पोर बनता है, तो जब आपका फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है, मतलब आपके 4 बनते हैं उनमें से आप 3 करते हो आप डीजनरेट, और जो आपका एक सिंगल रह जाता है वो आपका रहता है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन फॉर्म। जो आपका ऑब्वियसली आपका यहाँ पे क्या चाहिए बताइए, मेगास्पोर आपका क्या होगा, डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा? हैप्लॉयड हमेशा हैप्लॉयड, आपका जो हैप्लॉयड बिल्कुल यहाँ पे हैप्लॉयड होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ पे समझो फंक्शनल मेगास्पोर आपके यहाँ पे बन गया, अब इसके बाद क्या होता है? माइटोसिस। ठीक है, आप कह रहे हो माइटोसिस हो रहा है, जो आपकी बात सही है। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि जो आपका जो माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है ये पूरे सेल का हो रहा है या फिर सिर्फ न्यूक्लियस का हो रहा है? न्यूक्लियस का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इट विल माय न्यूक्लियर माइटोसिस विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। और जब मेरा न्यूक्लियर माइटोसिस यहाँ पे होगा तो कितने बार होगा? 3 टाइम्स। चलो अच्छी बात है, यस इट विल बी माय 3 टाइम्स। और 3 टाइम जब मेरे यहाँ पे न्यूक्लियर माइटोसिस होता है तो उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 8 न्यूक्लिया। 8 न्यूक्लिया, दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग राइट। 8 न्यूक्लिया मुझे यहाँ पे मिलेंगे। अब 8 में से मैंने आठों के आठों यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इन 8 में से 6 को उनकी इंडिपेंडेंट वॉल यहाँ पे मिल जाती है। सो विल फाइंड कि ऊपर के जो 3 है उनको अपनी वॉल मिल जाएगी, सेल वॉल मिल जाएगी इंडिपेंडेंट, राइट। नीचे जो मेरे यहाँ पे 3 है इनको भी इनकी खुद की इंडिपेंडेंट वॉल यहाँ पे मिल जाती है, सेल वॉल। सो ऑल 3 ऑफ देम दे गेट राइट। बीच वाले जो मेरे यहाँ पे 2 है उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, बीच में जो मेरे यहाँ पे 2 निकला उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखना कि आपका जब यहाँ पे आपका डिवीजन होता है आपको 8 न्यूक्लिया यहाँ पे मिलते हैं एंड यू विल फाइंड दैट ओवरऑल द एम्ब्रियो सैक विल हैव 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सो आपका जो एम्ब्रियो सैक होगा इट विल बी हैविंग द 7 सेल्ड 8 nucleated structure will be seen in your embryo sac, in your embryo sac. अब आप मुझे ये बताइए कि 7 सेल की यहाँ पे बात करिए तो करेगी 7 सेल है, ऊपर 3 है नीचे 3 है, एक और सेल कौन सा होगा? जो आउटर होगा, जो बीच में होगा। ये जो मेरा ये भी एक मेरा पूरा सेल ही है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सेंट्रल सेल। दिस इज योर सेंट्रल सेल। तैयार नहीं है, मेरा 7वां सेल हो जाता है, 3 ऊपर 3 नीचे एंड दिस सेंट्रल सेल इज माय 7th सेल ओवर हियर। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 7 सेल आपके हो जाते हैं और न्यूक्लिया तो आपको मालूम है कि 8 मेरे यहाँ पे बन रहे हैं। अब हम इनको देते हैं हमारी लेबलिंग। लेबलिंग देने के पहले याद रखना ऊपर जो मेरे यहाँ पे न्यूक्लिया है दिस आर, ये वाला जो मेरा पोल होगा दिस इज माय चलाजल एंड, दिस इज योर चलाजल एंड,
और ये जो मेरा यहाँ पे नीचे वाला जो एरिया होगा दैट इज माय माइक्रो। ठीक है। अब ऊपर जो मेरे चिदाजल एंड पे जो मेरे यहाँ पे 3 सेल है उनका नाम क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज दिस सेल कॉल्ड एज? एंटीपोडल सेल। ठीक है। और ये हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे? हैप्लॉइड ही रहेंगे, कंफ्यूजन मत पालना। ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे 3 सेल में, नीचे 3 सेल में से 2 सेल के पहले आप नाम बताइए, दोनों साइड साइड में खड़े, इनका नाम क्या होगा? नगेट सेल्स। एग्जाम में नगेट सेल्स। ये क्या होंगे मेरे? हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे? ये भी मेरे हैप्लॉइड ही रहेंगे। और जो सेंटर में रहा यहाँ पे जो सेल है दैट इज माय एग सेल। एग सेल। और ऑब्वियसली ये भी मेरा रहेगा यहाँ पे हैप्लॉइड। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड। ठीक है, राइट। अब याद रखना जो आपके यहाँ पे जो सिनर्गिड सेल्स आपके सामने हैं यहाँ पे, इनके पास आपको मिलेगा देखने के लिए एक फिंगर लाइक एपरेटस या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एपरेटस नहीं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है आपकी सिनर्गिड सेल्स के साथ, इनको हम कलेक्टिवली यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय फिलीफॉर्म एपरेटस। एक यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय फिलीफॉर्म एपरेटस। तो अगर आपको कोई पूछे कि यार ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, ध्यान रखना आपके जो सिनर्गिड सेल्स है उनके ऊपर आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा और उस स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलते हैं एज अ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये चीज ध्यान रखना कि मेरे जो सिनर्गिड सेल्स यहाँ पे है उनके ऊपर आपको कुछ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको मिलता है, जो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे बनाया है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर फिलीफॉर्म एपरेटस। ये करता क्या है दैट इज समथिंग विल सी लेटर, बट ध्यान रखना दैट इज गोइंग टू बी माय फिलीफॉर्म एपरेटस। अब बीच में जो दो मेरे यहाँ पे न्यूक्लिया है, यू कॉल देम एज अ पोलर न्यूक्लिया। दीज आर माय पोलर न्यूक्लिया। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रख लेना कि अभी मेरे जो पोलर न्यूक्लिया है वो एक दूसरे से दूर है या दोनों से अटैच नहीं है फिलहाल, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। आगे जाके जब हम देखेंगे कि पोलर ट्यूब बन के अंदर आ रहा होगा, जब आपके मेल गैमेट्स आएंगे, वो टाइम पे व्हाट आई विल फाइंड कि जो दोनों न्यूक्लिया है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और जब ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, तो वो टाइम पे मैं इन्हें बोलूंगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो याद रखना पोलर न्यूक्लिया जब बाद में एक दूसरे से जुड़ जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस, लेकिन मैं इन्हें फिलहाल बोल सकता हूँ एज अ सिंपल एज अ पोलर न्यूक्लिया। ये भी मेरे कैसे हैं यहाँ पे, दे आर ऑल्सो माई N+N। ये मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन जब ये जुड़ जाएंगे तो आई कैन से दे कैन बिकम 2N। ठीक है, तो याद रखना पोलर न्यूक्लिया आपका यहाँ पे सेंटर में है, या अगर एग synergid cell in one corner and you have an antipodal cell in one corner। तो इतना तुम्हें पहले इसके अंदर याद रखना है। एक और चीज यहाँ पे याद रख लेना, आपका जो यहाँ पे एग है, आपके पास यहाँ पे एग है और 2 synergid सेल है, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं एज अ एग एपरेटस। यू ऑल्सो कॉल देम एज अ एग एपरेटस। तो ये चीज भी आपने याद रखनी कि आपके यहाँ पे 2 synergid सेल और आपका जो एग यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय एग एपरेटस। तो इतना पहले आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। क्या ये सब आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट माय Yes, sir. फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी जो आपका फिलीफॉर्म एपरेटस आपके पास होता है, ये बेसिकली करता क्या है, ये कुछ रिलीज करता है आपके कीमो अट्रैक्टेंट। इट इज नोन टू रिलीज सम कीमो अट्रैक्टेंट। अब लेट्स सी कीमो अट्रैक्टेंट होते क्या है। बेसिकली कीमो अट्रैक्टेंट का मतलब यहाँ पे है कि कुछ केमिकल्स जो किसी और चीज को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पे क्या करता है, देखना जब भी मैं फिलीफॉर्म एपरेटस बोल रहा हूँ ना, दैट मींस सिनर्गिड सेल प्लस योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली करते क्या है, ये कुछ यहाँ पे केमिकल्स रिलीज करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि ये कौन से केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं और इनका काम क्या होगा। तो याद रखिएगा फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली हेल्प करता है पोलन ट्यूब को स्टाइल के थ्रू यहाँ तक लाने में टुवर्ड्स द ओव्यूल। सो आपका जो पोलन ट्यूब होगा वो आपका होगा स्टिग्मा के पास। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका समझो ये मेरा पोलन ग्रेन है, तो ये मेरा जो पोलन ग्रेन यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है, इसमें पोलन ट्यूब तब बनती है जब ये कीमो अट्रैक्टेंट्स उसे जाके बोलते हैं पोलन ट्यूब बनाने के लिए। तो ये मेरे जो कीमो अट्रैक्टेंट्स है जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ केमिकल्स मेरे यहाँ पे है, ये सब्सटेंस जाएगा
एंड इट विल ट्रिगर द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को जाके बोलेगा, इट विल गो एंड टेल द पोलन ग्रेन टू स्टार्ट फॉर्मिंग द पोलन ट्यूब। और उसके बाद क्या होता है कि आपका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा। अब जैसे आपका पोलन ट्यूब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा तो याद रखना ये कीमो अट्रैक्टेंट ही गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक लाने के लिए। तो पोलन ट्यूब को खुद से मालूम नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है, बट विद द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्टेंट्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द योर ओव्यूल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कीमो अट्रैक्टेंट जो मेरे आ रहे हैं फिलीफॉर्म एपरेटस से, याद रखना दे प्ले अ रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब, दे प्ले अ रोल इन योर गाइडिंग ऑफ पोलन ट्यूब, गाइडिंग द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स योर ओव्यूल। ओव्यूल की तरफ उसे गाइड करके लेके आएंगे, ताकि आप जानते हो ये चीज काफी क्लियरली कि मेरे पोलन ट्यूब के थ्रू आप मेल गैमेट्स को लेके आओगे। अगर मेरा पोलन ट्यूब आ रहा है तो मेरे मेल गैमेट्स भी उसके साथ घूमते घूमते हुए आ जाएंगे। तो ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन बन रहा है किसके बीच में, मेरे फिलीफॉर्म एपरेटस एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहा है विद द पोलन ग्रेन, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड स्मूथली वहां से पोलन ट्यूब बना के आप ओव्यूल तक ला पाओ। तो याद रखना दिस इज द रोल ऑफ माय फिलीफॉर्म एपरेटस, इट वर्क्स एज अ कीमो अट्रैक्टेंट। और ये जाके मेरे पोलन ग्रेन को जाके बोलेगा दैट यू स्टार्ट मेकिंग द पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब आपके फिर पहुंचेगी आपके ओव्यूल तक, ट्रैवल करके आपके ओव्यूल तक आपके वो पहुंच जाएगी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So please Yes, याद sir. रखना Yes, what is sir. my Philippon apparatus is known for. Very clearly याद रखना it is known to play an important role in guiding of the pollen tube towards the ovule. ovule तक pollen tube को ये लेके आता है। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ पे पोलन ट्यूब बना पाएगा। एक चीज समझो, यहाँ पे समझो आपके पास एक गार्डन है, गार्डन में आपके पास अलग अलग टाइप के आपके पास फ्लावर है। ऐसा कभी नहीं होता कि रेड कलर का फ्लावर ब्लू कलर के फ्लावर को जाके जर्मिनेट करेगा, या ऐसा नहीं होता कि ब्लू कलर के फ्लावर के पोलन ग्रेन जाके रेड कलर के स्टिग्मा, रेड कलर के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ के पोलन ट्यूब बनाएंगे। ऐसा मिसमैच कभी नहीं होता। ब्लू पोलन ग्रेन ब्लू फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ही पोलन ट्यूब बनाता है, और ऐसा इसलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन। अगर कीमो अट्रैक्टेंट को लगता है, या फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आके बैठा है वो ब्लू फ्लावर का नहीं है, और जो कीमो अट्रैक्टेंट है वो ब्लू फ्लावर के है, तो होगा क्या कि आपका जो पोलन ग्रेन है वो आपका कभी जर्मिनेट नहीं करेगा। ये बात समझो, अगर रेड कलर के फ्लावर का पोलन ग्रेन जाके बैठता है स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन वो फ्लावर है ब्लू कलर का, तो वहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कीमो अट्रैक्टेंट उसे वो सिग्नल भेज नहीं पाएंगे। कीमो अट्रैक्टेंट सिर्फ अपनी स्पीशीज के फ्लावर को ही या अपनी स्पीशीज के पोलन ग्रेन को ही बता सकते हैं कि आपको वहां पे जर्मिनेट करना है। वो दूसरे स्पीशीज को जाके ये ट्रिगर नहीं कर सकते कि उन्हें जर्मिनेट करना है और पोलन ट्यूब बनाना है। तो ये चीज भी आपको समझनी चाहिए कि नेचर में कभी भी हाइब्रिड फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके गार्डन में अलग अलग कलर के फ्लावर है, ऑरेंज है, रेड है, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों का मिक्स करके आपको एक कलर मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता। नेचर में ये चीज अवॉइड की जाती है, और वो इसलिए अवॉइड की जाती है बिकॉज आपको यहाँ पे एक इंटरेक्शन देखने को मिलता है दोनों के इसमें। इट्स लाइक ए लॉक एंड की। कीमो अट्रैक्टेंट अगर झांकी से बोल रहा है पोलन ट्यूब बनाने के लिए, तो उसे तभी बोल पाएगा अगर वो उसके स्पीशीज का होगा। तो इफ दैट पर्टिकुलर पोलन ग्रेन बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, अगर वो कोई दूसरे स्पीशीज का हुआ देन वो उसे कभी भी ट्रिगर नहीं कर पाएगा। So that is also something you have to remember in terms of the filiform apparatus and the communication they are having with the pollen grain. ये भी तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर याद रखना है। So that should be clear to you. अब हम क्या करेंगे, we'll try to see some of the questions, जो आपके नीट के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, and I'll assume and I'll hope कि आप उसका आंसर यहाँ पे कर पाओगे। उसके पहले मुझे बताओ क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? Is this part clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. मुझे आप इतना बताइए कि आपके आर्चिस्पोरियल सेल क्या बनाते हैं? हमने देखा था कल की क्लास में आर्चिस्पोरियल सेल वो क्या बनाता था? Primary, secondary Primary parental cell. हाँ, एंड Sporogenous cell. राइट, ये दो सेल वो बनाते थे। वेरी गुड। और उनमें से फिर कौन सा सेल बिहेव करता था एज अ मेगास्पोर मदर सेल? Sporogenous cell. Primary cell. ठीक है, राइट, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सी सम ऑफ द क्वेश्चंस ओवर है। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे, ये वही पिक्चर है जो आपके इनसाइड में मेंशन है। सो इट्स द सेम थिंग जो भी हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ा है, दिस इज द सेम थिंग व्हिच इज बीन मेंशनड ओवर हियर। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिएगा और इसको आंसर करेगा मुझे चैट के अंदर। चैट के अंदर मुझे आंसर चाहिए आप लोग के। सो लेट मी जस्ट ओपन अप द चैट ओवर हियर। हाँ,
फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू व्हाट? एक फंक्शनल मेगास्पोर बेसिकली आपका क्या बना के देता है आपको यहाँ पे, बताइए। तो आंसर नहीं कर पा रहे क्या आप लोग चैट के अंदर? अच्छा हाँ आ गया, इशिका, नैन्सी, श्रुति, सोनम, कृतिका एंड पीपल आर आल्सो येलिंग, राइट, दैट इज द राइट आंसर, एम्ब्रियो सैक। बिल्कुल सही, आप सबके यहाँ पे आंसर सही है। एम्ब्रियो सैक आपका बनाता है यहाँ पे आपका लाइक बेसिकली फंक्शनल मेगास्पोर आपका पूरा एम्ब्रियो सैक आपको बना के देगा। यही फंक्शनल मेगास्पोर जो आपका बनता है वो आपका याद रखना, वो आपका हैप्लॉइड होता है एंड देन इट विल अंडरगो 3 टाइम्स माइटोसिस और आई वुड से न्यूक्लियर माइटोसिस, और उसके बाद ही आपका एम्ब्रियो सैक वहां पे बनता है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू, यू ऑलरेडी रिमेंबर दैट। सो ये था आपका 2017 का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा। द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म is technically equivalent to what? बताइए, the ovule of the angiosperm is technically equivalent to what? आपको आंसर नहीं कर रहा चैट के अंदर, अनम्यूट करके बता दो क्या आंसर होगा इसका। कल ही बताया था ये मैंने आपको। कृतिका, 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 that's a right answer. Megasporangium ovule in angiosperm is technically equivalent to your megasporangium. आप भूल गए, आपको याद नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। लेट मी शो यू, ये हमने कल के क्लास में ही देखा था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओव्यूल इज आल्सो नोन एज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, है ना, कल ही देखा था हमने। सो याद रखना आपका ओव्यूल जो होता है इट इज बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू योर मेगास्पोरेंजियम, और वहां पे जो बाकी के ऑप्शन थे वो सारे आपके गलत थे, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। याद रखना जब भी ओव्यूल की वो लोग बात कर रहे हैं इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू योर मेगास्पोरेंजियम, ना ही मेगास्पोरोफिल ना ही मेगास्पोर मदर सेल, इट इज ऑलवेज सिमिलर टू योर मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है? आपके पास 4 स्टेटमेंट यहाँ पे देके रखी है, एक एक करके देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट क्या कहती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट 1, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी। क्या ये सही है या गलत है? यस सर, सही है सर, सी होगा सर, सी। राइट राइट, वेरी गुड सोनाक्षी, सर सी। कृतिका, वेरी गुड, राइट, जी। सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो बाकी के स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट मेरा जो यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी अ राइट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल मेरे यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये भी आपका सही है। ये भी हम देख चुके कि हाँ बिल्कुल क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर आप पोलन ग्रेन को यूज कर सकते हो, ठीक है, या पोलन ग्रेन को आप स्टोर कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, राइट। देन स्टेटमेंट डी हम यहाँ पे देखते हैं, डी क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्साइन ऑफ अ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन, ये बात भी आपकी सही है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। बट अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ स्टेटमेंट सी, टिपेटम हेल्प्स इन द डिहाइसिस ऑफ एंथर, ये स्टेटमेंट मेरा हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और वही उन्होंने पूछा आपसे कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो टिपेटम का काम क्या होता है? अगर वो डिहाइसिस में हेल्प भी कर रहा है तो किस चीज में हेल्प करता है? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, बिल्कुल सही। और मुझे उस प्लांट का नाम बताओ जिससे एलर्जी होती है, जल्दी बताओ। पार्थिनियम, पार्थिनियम बोलना, पार्थेनियम, ठीक है, जिसका कॉमन नाम होता है आपका होता है यहाँ पे कैरेट ग्रास, ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ऑलराइट। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पे पूछूंगा कि अगर टिपेटम हेल्प भी करता है डिहाइसिस के अंदर, तो आपका डिहाइसिस के अंदर आपका कौन सा लेयर यूज करा जाता है? एंडोथीशियम। वेरी गुड, राइट, दैट्स एंडोथीशियम, वेरी गुड, बढ़िया, नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से करना, फिलीफॉर्म apparatus is characteristic feature of ABCD. सर बी। राइट, साइनर्जी। राइट, सबके आंसर आएंगे, मुझे सबके आंसर दिखने चाहिए। यस यस यस, सोनिया, सोनाक्षी, आरती, नैन्सी, शालिनी, अनुराधा एंड ऑल ऑफ यू, यस इट विल बी माय ऑप्शन बी, सिनर्गिड सेल्स। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, दैट इज समथिंग गोइंग टू बी डूइंग दिस बाय द सिनर्गिड सेल्स। ध्यान से देख के आंसर करना। इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, ये उन्होंने आपसे पूछा है। अपना
आराम से 1 मिनट लीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस. What are the events which are happening in the microsporogenesis and megasporogenesis? A, B, C, D. क्या आंसर होगा इसके अंदर? सोनिया, वेरी गुड, राइट. सोनिया, सोनम, सोनम, हाँ सोनम ही है. अंकिता मीन्स इशिका, आरती, प्रिया एंड ऑल द पीपल. यस, हैंड रेज कर रहे कुछ बच्चे. अरे आंसर करो डायरेक्ट, हैंड रेज करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर करो. इट इज गोइंग टू बी योर इन्वॉल्व्स मियोसिस. मियोसिस इन्वॉल्व होता है दोनों के अंदर. कॉमन चीज यहाँ पे ये रहेगी कि दोनों के अंदर आपका मियोसिस यहाँ पे होगा. ठीक है, so that is why you will find in both of them the meiosis will be the common thing. बाकी सब यहाँ पे कॉमन नहीं है, राइट. अच्छा मुझे ये बताओ, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो आपको जो डिप्लॉइड सेल इन्वॉल्व होता है, जिसके साथ ये होता है मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो सेल का नाम क्या होता है? अरे कौन से सेल मियोसिस करेगा तो आपका बनेगा मैक्रोस्पोर, वो कौन सा सेल होता है, उसका नाम क्या होता है जो मियोसिस करके मैक्रोस्पोर बनाता है? मैक्रोस्पोर मदर सेल. मैक्रोस्पोर मदर सेल. अरे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए इट विल बी मैक्रोस्पोर मदर सेल, और मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए इट विल बी मेगास्पोर मदर सेल. तो दोनों में बस वो मेगा और मैक्रो का फर्क रहेगा. ठीक है. मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस क्या? ध्यान से देख के आंसर करना. मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस व्हाट? A, B, C, D is your option over here. बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए बताइए जल्दी बताइए. Ishika, that's the right answer. Sakshi Pandwal, that's the right answer. Sonia, right. Sunidhi, that's the right answer. एक मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या? जब भी आपके सामने मेल गैमेटोफाइट टर्म आता है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज योर पोलन ग्रेन. दैट इज नथिंग बट माय पोलन ग्रेन. अब याद रखना, पोलन ग्रेन में आपको जनरली क्या देखने के लिए मिल जाता है? यू विल ऑलवेज गेट टू सी कितने मेल गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन में. बताओ मुझे, मेल गैमेट कितने होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर? 2 मेल गैमेट्स. राइट, मेल गैमेट हमेशा रहेंगे 2. तो मतलब 2 स्पर्म्स होते हैं आपके पोलन ग्रेन के अंदर. और उसके अलावा यू विल गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ योर वेजिटेटिव सेल. राइट, सो याद रखना, पोलन ग्रेन विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द 2 things. You will have the vegetative cell and you will have the presence of your 2 male gametes. So 2 male gametes और vegetative cells आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. So that's one thing you have to know. ठीक है, so that's why your option C will be the right answer. Function of filiform apparatus, ये तो बहुत जल्दी आंसर करना है आप लोगों ने. इसका क्या आंसर होगा? ABCD, what will the answer होगा? D. बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी आंसर करेंगे, सिर्फ 4-5 आंसर ही मुझे आ रहे हैं. Yes, it is your Aarti, Nancy, all of you now answering this. It is your answer D. Yes, guide the entry of the pollen tube. आपका जो filiform apparatus यहाँ पे होता है उसका यही काम होता है, to guide the entry of the pollen tube. That is what your filiform apparatus is known for. ठीक है. What is a function of germ pore? ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स पूछते हैं नहीं. मुझे बताइए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. बताइए शालिनी, मेघा, आप लोग भी बताइए क्या आंसर होगा. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जो लोग मुझे यहाँ पे सी आंसर कर रहे हैं चैट के अंदर और मुझे बता रहे हैं अनम्यूट करके, दे आर ऑल राइट. यस, यू विल फाइंड इनिशिएशन ऑफ माय पोलन ट्यूब. Initiation of a pollen tube is something which will be happening through the germ pore. So याद रखना, germ pore में से ही आपका pollen tube आपका निकल के बाहर आएगा. So that is one thing you have to know. ठीक है, right. Alright. In angiosperm, functional megaspore develops what? ये already हम पहले देख चुके हैं. Unmute करके बता दो, ये चैट में लिखो मत. क्या आंसर होगा इसके अंदर? 45 का आंसर क्या होगा? Embryo sac. बिल्कुल सही. Embryo sac will be the right answer. In angiosperm, all the 4 macrospore of tetrad are covered by a layer which is formed by. ये जो 4 macrospore आपके होते हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं. तो ये अटैच करने में कौन सी लेयर यहाँ पे हेल्प करती है उन्हें? ABCD. D. Very good. Yes. So this will be the layer जो आपके चारों को एक दूसरे से यहाँ पे अटैच करके रखेगी. और इस कैलोस को ब्रेक डाउन करने के लिए आपका कौन सा एंजाइम हम यूज करेंगे यहाँ पे? Cellulose. Cellulase will be the enzyme. ठीक है, और ये एंजाइम आएगा कहाँ से? टिपेटम. याद रखना, टिपेटम आपके कुछ एंजाइम रिलीज करता है, and one of the enzyme is going to be going to come and going to break down this particular, going to release the
कैलेज, तो यहाँ से आपका एंजाइम कैलेज आता है टिबेटम। ये हमने करा था, याद आ रहा है किसी को? टिबेटम आपका एंजाइम रिलीज करता है कैलेज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग यस, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। सो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे देख लिए एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। तो आपके क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माय पॉलिनेशन, जो एक आपका बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है यहाँ पे, पॉलिनेशन। सो लेट्स सी पॉलिनेशन में हमें यहाँ पे क्या क्या समझने को मिलेगा। सो याद रखना, इट इज द प्रोसेस जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन ट्रांसफर किए जाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के लिए आप कई बार अबायोटिक फैक्टर्स को यूज करते हो। सो पॉलिनेशन करने के लिए यू कैन हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम ऑफ द अबायोटिक फैक्टर्स। अगर मैं अबायोटिक फैक्टर्स का यहाँ पे नाम लूं, सो यू कैन हैव समथिंग लाइक योर विंड, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर वाटर। विंड वाटर आपका हेल्प करता है फॉर द रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन। उसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो हैव द बायोटिक फैक्टर। कोई मुझे बायोटिक फैक्टर बता सकता है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन आप भेज सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ? Insects. Insect. Entomophilia. हाँ, वही इंसेक्ट्स हो गए। और कुछ इनसे के अलावा और कोई करता है पोलिनेशन? Animals. Bat. राइट, बैट आ गया आपका, बर्ड्स आ गए, यू विल हैव इंसेक्ट, दे कैन डू दैट, इवन टू एन एक्सटेंट कई बार रेप्टाइल्स भी कुछ कर सकते हैं। Reptiles. यस, सो दैट इज समथिंग ऑन द बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की, पोलिनेशन के आपके काइंड्स क्या होते हैं। सो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे टाइप है दैट इज माय ऑटोगैमी। सो लेट्स ट्राई टू सी कि ऑटोगैमी में आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल जाएगा। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ फ्लावर ओवर हियर। लेट्स अज्यूम हमारे पास एक यहाँ पे फ्लावर है और ये उसके पेटल्स है। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे यू विल फाइंड द स्टेमन। यहाँ पे आपको स्टेमन मिलेगा देखने के लिए, जहां पे आपको ऊपर एंथर दिख रहा है, एंड बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका पिस्टल। इन द सेंटर यू विल हैव द पिस्टल। अब इस बात को आप ध्यान से समझो, अगर मेरे पोलन ग्रेन यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, अगर मेरे एंथर में से पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है, यहाँ से मेरे पोलन ग्रेन रिलीज हुए और यहाँ से रिलीज होके अगर ये मेरे स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर रहे हैं और वो स्टिग्मा उसी फ्लावर का है, सो पोलन ग्रेन आर कमिंग आउट ऑफ द एंथर and they're falling on the stigma of the same flower. अगर ऐसा होता है, अगर आपको ऐसी चीज होते हुए यहाँ पे दिखती है, then that is an example of my autogamy. That is an example of my autogamy. इसको हम even बोल सकते हैं यहाँ पे as a self pollination. So self pollination में basically यहाँ पे क्या होगा कि आपके पोलन ग्रेन निकलेंगे आपके एंथर में से और जाके गिरेंगे स्टिग्मा के ऊपर, बट ये आपके पोलन ग्रेन जहां से निकल रहे हैं और जिस स्टिग्मा पे जाके गिर रहे हैं वो सारा बिलोंग करता है आपके सेम फ्लावर को। So anther coming out of the flower and falling on the stigma, and that also belongs to the same flower. So same flower के अंदर ये anther पोलन निकल के stigma पे गिरे, and that becomes an example of my autogamy. So ये चीज आपकी होती है autogamy, इसको हम even बोल सकते हैं as a self pollination. अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपका self pollination यहाँ पे हो रहा है तो आप मुझे बताइए इसके बाद जो मुझे यहाँ पे प्रोजेनी मिलेंगे क्या उनके अंदर कोई वेरिएशन होगा या नहीं होगा? Will I get to see a variation over here or not? अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर रहा है और वहां पे फिर वो पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर आपका सीड फॉर्मेशन होगा, तो क्या इस टाइप के पॉलिनेशन के अंदर मुझे वेरिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। No, sir. No, sir. देयर विल बी नो वेरिएशन। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितने भी आपके नए प्रोजेनी बनेंगे उनके अंदर आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा। आई कैन क्लियरली से दे विल बी genetically similar. So all the progenies will be genetically similar. और आप ये समझो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सेम फ्लावर पे जाके गिर रहा है, वो सेम फ्लावर सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जाके पोलन ग्रेन गिर रहा है और जर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जो सीड्स बनेंगे ना उसके अंदर आपको वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो आपके जो नए प्लांट्स बनेंगे ऐसे रिप्रोडक्शन करके देन उनके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज द ड्रॉबैक ओवर हियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं। लेट्स सी दिस, इफ अ पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, दैट इट इज कॉल्ड एज माय सेल्फ पॉलिनेशन और माय ऑटोगैमी। ये तो हम जानते हैं। यू नीड सर्टेन कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी। आपको कुछ कंडीशंस चाहिए होती है तभी आप ऑटोगैमी सक्सेसफुली करा सकते हो। अज्यूम कर लो कि मेरा प्लांट डिसाइड करता है कि यार मुझे ऑटोगैमी ही करना है, मुझे सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस वहां पे आपको चाहिए होगी। सो लेट्स सी वहां पे कंडीशंस आपको क्या चाहिए होगी।
तो एक तो कंडीशन आपकी ये है, वन कंडीशन इज दैट योर स्टेमन and pistil should be close to each other, should be close to each other. अगर ये एक दूसरे के पास नहीं है तो कहां से आपका पोलन ग्रेन पिस्टिल के ऊपर जाके गिरेगा? सो दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. अगर पास में हुए तभी आपका पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा. तो एक तो ये कंडीशन आपके यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए. दैट इज वन कंडीशन शुड बी फॉलोड, दैट इट शुड बी क्लोज टू ईच अदर. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है, that stigma should be receptive. Stigma should be receptive when pollen grain falls on it. When pollen grain falls on it or lands on it. कई बार ऐसा होता है कि आपको पोलन ग्रेन तो आपका आ गया, पोलन ग्रेन तो आपका वहां से निकल के आपके स्टिग्मा के ऊपर आ गया, लेकिन आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं था. रिसेप्टिव मतलब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरने के बावजूद स्टिग्मा वहां पे पोलन ट्यूब बनाने नहीं दे रहा. तो पोलन ग्रेन यहाँ से जब निकल के यहाँ पे गिर रहे हैं, दे शुड फॉर्म द पोलन ट्यूब. बट कई बार क्या होता है कि आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता यहाँ पे, इसलिए वो टर्म लिखा हुआ है, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिसेप्टिव समटाइम्स. तो अगर मेरा स्टिग्मा रिसेप्टिव यहाँ पे नहीं है, देन ऑल्सो मेरा यहाँ पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा. सो इट शुड बी रिसेप्टिव फॉर द पोलन ग्रेन. सो दैट इज वन थिंग शुड हैपन. ठीक है, दैट्स अ पॉइंट नंबर 2. एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दैट बोथ शुड मैच्योर एट द सेम टाइम. योर स्टेमन, और आई वुड रादर राइट योर एंथर एंड योर स्टिग्मा should mature at the same time. At the same time. और मैं इतना कह सकता हूं कि they should mature in a simultaneous manner. मतलब एक साथ दोनों ने mature यहाँ पे करना चाहिए. अगर कभी ऐसा हुआ कि पोलन ग्रेन में से पोलन ग्रेन निकल गए लेकिन आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, तो आपका पोलिनेशन हो नहीं सकता. मतलब आपका सक्सेसफुल आपका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा नहीं, ना ही फिर आपका सीड फॉर्मेशन होगा. अगर कभी ऐसा हुआ कि आपका स्टिग्मा तो रेडी है, रिसेप्टिव है, बट आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे आपका मैच्योर नहीं हुआ है अभी तक, या आपका एंथर यहाँ पे मैच्योर नहीं हुआ है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे कई बार मैटर करती है. सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड मैच्योर एट द सेम टाइम. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द सेल्फ पॉलिनेशन. तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर पाते हो, अगर आपका प्लांट ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है कि दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, स्टिग्मा आपका रिसेप्टिव है, और आपके दोनों जो स्टेमन और पिस्टिल है वो दोनों बहुत पास में है एक दूसरे के, अगर ये तीनों कंडीशंस अगर आप फॉलो कर पाते हो, देन आपको देखने के लिए मिलेगा दैट आपका जो सीड फॉर्मेशन यहाँ पे होगा वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा. आपका यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे हो जाएगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू फॉलो. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, तभी आप ऑटोगैमी करा सकते हो. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब याद रखना. अच्छा, पहले ये बताओ, क्या ये 3 कंडीशंस आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आज इस 3 कंडीशंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाउ याद रखना कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा लंबे टाइम के लिए हुआ, मतलब हर एक बार ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन ही समझो कर रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उसके जो प्रोजेनिस होंगे उनके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. याद रखना, देयर इज अ टर्म नोन एज माय इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जो ये टर्म आप आगे जाके वापस से पढ़ोगे एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन याद रखना, अगर आपके प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि उनकी फर्टिलिटी यहाँ पे होगी अफेक्टेड. दैट मीन्स व्हाट, कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी वो उनकी थोड़ी यहाँ पे हो जाती है कम. याद रखना, व्हेन आई से इनब्रीडिंग डिप्रेशन, याद रखना दैट मीन्स व्हाट, द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ योर प्लांट्स इज गोइंग टू स्लाइटली डिक्रीज, या उनकी फर्टिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है. उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो ये आपका होता है अगर आप कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप करते हो तो ये एक ड्रॉबैक है आपके सेल्फ पॉलिनेशन का लंबे टाइम के लिए. ठीक है, कुछ टाइम के लिए कर सकते हो, बट लंबे टाइम के लिए हमेशा यही चीज करना, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट, इट विल गेट अफेक्टेड ओवर देयर. तो ये चीज भी आपको मिलेगी देखने के लिए. एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी हम ये टर्म समझेंगे. सो दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग यू हैव टू नो. आपके सामने कभी एक टर्म आए तो याद रखना, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी ऑफ द एनिमल और अ प्लांट, राइट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर. ठीक है, दैट्स वन थिंग.
नाउ आफ्टर दिस, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज माय ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी में क्या होता है, इसमें आपके दो टाइप्स होते हैं। ऑटोगैमी के अंदर आपको दो टाइप्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से एक टाइप है जो हमें यहाँ पे ध्यान से समझना है, दैट इज माय क्लिस्टोगैमी। देयर इज वन टाइप ओवर हियर नोन एज माय क्लिस्टोगैमी। सो लेट्स ट्राई टू सी कि मेरा क्लिस्टोगैमी यहाँ पे क्या होता है और इसके अंदर मुझे क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो यही एक मेन टर्म है, पहले आपको यहाँ पे समझना है कि ऑटोगैमी के अंदर एक यहाँ पे टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लिस्टोगैमी। अब क्लिस्टोगैमी में यहाँ पे क्या होगा, याद रखना ये मेरे वो फ्लावर हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं, वो हमेशा रहते हैं यहाँ पे क्लोज्ड। अगर आपके सामने मैं कोई फ्लावर रख दूं या अगर आप कहीं फ्लावर देखें जो कभी ओपन ही नहीं होता, वो हमेशा क्लोज्ड रहता है, देन यू कैन से दैट फ्लावर इज शोइंग माय क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ माय सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या उसे मैं कह सकता हूं एज अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमी में क्या रहेगा कि आपके जो फ्लावर यहाँ पे हैं वो रहेंगे आपके क्लोज्ड। अब अगर मेरे यहाँ पे फ्लावर क्लोज रहते हैं, वो ओपन नहीं होते, तो इससे होता क्या है, अब समझो। यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर मेरा यहाँ पे होगा स्टेमेन और ऊपर मेरा यहाँ पे होगा एंथर। तो यू हैव दिस, जितने भी आपके यहाँ पे एंथर होंगे वो तो यहाँ पे रहेंगे ही, ठीक है। और बीच में आपका यहाँ पे होगा पिस्टिल। अब क्योंकि आपका फ्लावर यहाँ पे ओपन होता ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आपके जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो निकल के पिस्टिल के ऊपर जाके बैठेंगे, सॉरी दे विल कम एंड सिट ऑन द स्टिग्मा। और क्योंकि वो स्टिग्मा के ऊपर जाके यहाँ पे बैठ रहे हैं, सो नाउ यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपका सेल्फ पोलिनेशन 100% होगा। मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर तो 100% आपको सेल्फ पोलिनेशन देखने के लिए ही मिलता है, ये बात याद रखना। पोलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे, कहीं बाहर जा भी नहीं सकते, फ्लावर तो आपका यहाँ पे बंद है तो बाहर तो जा नहीं सकते, सो दे विल कम फॉल ऑन द स्टिग्मा एंड दैट विल लीड टू अ सेल्फ पोलिनेशन। तो याद रखना क्लिस्टोगैमी के अंदर, याद रखना दैट फ्लावर रिमेन क्लोज, ये टर्म याद रखना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट फ्लावर इज गोइंग टू ऑलवेज रिमेन क्लोज ओवर हियर एंड दिस विल अश्योर 100% सेल्फ पॉलिनेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 100% आपको यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपका फ्लावर खुला होता ना तो चलो चांसेस रहते कि यार 2-4 पोलन कहीं दूर जाके गिर जाते हैं हवा की वजह से, बट यहाँ पे तो आपका 100% सेल्फ पॉलिनेशन नहीं आपको देखने के लिए मिलता है। सेकेंड थिंग, दिस इज गोइंग टू शो 100% सीड फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको 100% सीड फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पोलन ग्रेन जब मैच्योर होगा तो उसके एंथर में से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो एक ही पे जाके गिरेंगे, आपने स्टिग्मा के ऊपर ही जाके गिरेंगे। सो फॉर श्योर यहाँ पे सीड फॉर्मेशन आपको 100% यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट। उसके बाद इसके अंदर एक फायदा ये होता है दैट यहाँ पे आपको एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं होती। सो you need to form a less amount of pollen grains. So less amount of pollen grains are required. Less amount of pollen grains are formed. तो पोलन ग्रेन आप यहाँ पे बनाओगे लेकिन उसको आप ज्यादा अमाउंट में आप यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। कौन सा आपके पोलन ग्रेन को दूर ट्रेवल करके जाना है, वहां पे गिरना है। सो कम पोलन ग्रेन यहाँ पे इस कंडीशन में आपके यहाँ पे बनते हैं। क्या ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। कोई अगर चीज समझ नहीं आ रही देन बता देना तो मैं वो रिपीट कर दूंगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पे आप पोलन ग्रेन कम इसलिए बना रहे हो क्योंकि कहाँ दूर जाना है उन्हें, वहां पे तो गिरना है उन्हें, इसलिए हम वहां पर बनाएंगे कम पोलन ग्रेन। यहाँ पे फायदा क्या होता है इस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर, दैट इट यूजेस अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो लेस एनर्जी इज यूज्ड। यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको 4-5 पोलन ग्रेन बनाने हैं, उनको गिराना है एंड दैट्स हाउ यू विल फाइंड द सीड फॉर्मेशन विल हैपन। बट आप मुझे बताइए क्या मुझे यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा सीड बनने के बाद? नो सर। No, कोई वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक यू विल गेट इन द क्लिस्टोगैमी। सो इसलिए हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी इज अ टाइप ऑफ माय ऑटोगैमी, इट इज वन टाइप ऑफ योर। सो बेसिकली ऑटोगैमी के अंदर ही आपको एक टर्म आता है क्लिस्टोगैमी, बिकॉज यहाँ पे भी आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा 100%। सो लेट्स सी दैट इन क्लिस्टोगैमी में क्या मिलेगा यहाँ पे। इन सम प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर आर फॉर्म्ड व्हिच नेवर ओपन, कभी खुलते ही नहीं है वो थ्रू आउट द लाइफ। सच फ्लावर आर कॉल्ड एज माय क्लिस्टोगैमस फ्लावर। सच फ्लावर्स विल बी कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और यहाँ पे आपके एग्जांपल है कमेलिना, वायला एंड ऑक्सिलिस। सो दीज आर द 3 एग्जांपल। और यही 3 एग्जांपल आपको याद रखना है, आपको और कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल यहाँ पे याद नहीं रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको लोग पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर। So these are the 3 names you have to know in terms of my क्लिस्टोगैमी or क्लिस्टोगैमस flower. So that is one thing you have to know. उसके बाद
क्लिस्टोगैमस से फायदा क्या होता है? अ शॉर्ट सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन आपके यहाँ पे 100% आपके यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेटर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि सब बंद बंद रहता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, बिल्कुल ये ऑटोगैमी शो करते हैं, एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। कोई चांस है ही नहीं कि आपका पोलन कहीं और जाके गिरेगा और किसी और स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, तो वो होने के यहाँ पे चांस नहीं होते। सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी ऑटोगैमस ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये चीज आ रखना। तो क्लिस्टोगैमी टर्म आई होप यहाँ पे सबको समझ आ रहा है। इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। इसी के जैसा आप यहाँ पे एक और टर्म है, दैट्स माय चेस्मोगैमस। सो चेस्मोगैमस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस चेस्मोगैमस एज अ टर्म ओवर हियर, तो ये बड़ा सिंपल सा टर्म है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। चेस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं बेटा जो ओपन होते हैं, सिंपल सी बात है। ये वो मेरे फ्लावर है जो बेसिकली रहेंगे ओपन रहेंगे और करेंगे मेरा सेल्फ पॉलिनेशन। सो दिस फ्लावर विल रिमेन ओपन। देखो ये मेरा फ्लावर यहाँ पे ओपन है और इसके अंदर वही चीज होंगी। अब यहाँ पे यू विल हैव द योर in the center you will have the ovule, sorry, your pistil, and side में आपका यहाँ पे होगा आपके एंथर और what you call the stamen आपके यहाँ पे लगे हुए होंगे। तो चेस्मोगैमस फ्लावर वो होता है बेटा जो रहता है ओपन, which remains open, right? It's open flower। लेकिन इसके अंदर भी आपको सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यू विल फाइंड कि इसके जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे वो आके इसके ऊपर ही गिरेंगे, आपके स्टिग्मा के ऊपर ऑफ द सेम फ्लावर, एंड यू विल फाइंड अ सेल्फ पॉलिनेशन विल हैपन। बट एक चीज आप यहाँ पे समझो कि चेस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं जिनका फ्लावर आपका ओपन रहता है, इनमें एटलीस्ट कुछ चांस है कि इनके पोलन ग्रेन कहीं दूर जाके गिरे, देयर इज स्टिल लाइकली चांस। बट क्लिस्टोगैमस के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या रखना, वन टाइप ऑफ फ्लावर आर क्लिस्टोगैमस एंड अनदर आर चेस्मोगैमस, मतलब जो ओपन होते हैं, which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma। तो इसके अंदर वही मिलता है आपको देखने के लिए, आपका एंथर और स्टिग्मा आपके यहाँ पे बिल्कुल आपका रहता है एक्सपोज। सो दीज आर माय चेस्मोगैमस फ्लावर। तो इसमें कोई अलग से कुछ आपको समझना नहीं है। चेस्मोगैमस या फ्लावर्स आर द वन व्हिच विल बी ओपन फ्लावर्स, राइट। क्लिस्टोगैमस सब कुछ रहेगा आपके यहाँ पे क्लोज्ड। तो ये दो आपको यहाँ पे टर्म याद रखने, एंड दे बोथ कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माय ऑटोगैमी। ये दोनों टर्म मेरे आते हैं ऑटोगैमी के अंदर, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो क्या ये दोनों टर्म आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Now let's try to see one more term, that is my Geitonogamy। अब आपके सामने यहाँ पे है प्लांट, और इस प्लांट में आपको दिख रहे हैं 3-4 फ्लावर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बेसिकली आपको 3 फ्लावर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो समझो यहाँ पे होता क्या है। अज्यूम करो, लेट्स अज्यूम दैट कि यहाँ से मेरे पोलन ग्रेन निकले, ये जो मेरा एंथर है यहाँ से मेरे पोलन ग्रेन निकले, और ये यहाँ से निकल के ट्रेवल करा और ये आके गिरे इस स्टिग्मा के ऊपर। सो दे केम फ्रॉम दिस फ्लावर, यहाँ से ट्रेवल किया इन लोगों ने, और ट्रेवल करके ये लोग गिरे इस स्टिग्मा के ऊपर, जाके वो लोग गिरते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हुआ क्या, एंथर मेरा फ्लावर में से निकला एंड इट वेंट एंड फॉल ऑन द अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। समझे इस बात को, एंथर में से मेरा यहाँ पे पोलन ग्रेन निकला, इट वेंट एंड फॉल ऑन द अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पे जाके ये गिरा। अब जैसे ही वो सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पे जाके वो गिरता है, तो आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर मुझे जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा इस कंडीशन के अंदर? No, sir. क्या लगता है बाकी लोगों को? क्या लगता है? एक को लग रहा है नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? अरे हाँ या ना में जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? No. No, sir. नहीं मिलेगा। वाह, नो वेरिएशन, यू डोंट गेट टू सी एनी वेरिएशन हो रहा है। अब वेरिएशन में क्यों नहीं मिल रहा ये भी बता दो मुझे, कि आप क्यों कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिलेगा इसके जब सीड बनेंगे तब? क्योंकि वो सेम स्पीशीज Plant. सेमी प्लांट है, स्पीशीज नहीं, सेमी प्लांट है वो आपको वहां पे। सेमी प्लांट है, बस इधर से उधर जाके वो गिरा है। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड देयर वोंट बी एनी वेरिएशन ओवर हियर। जब सीड बनेंगे तो सीड विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो यहाँ पे भी आपको जेनेटिक सिमिलैरिटी यहाँ पे मिलेगी, और आई वुड से जेनेटिकली आइडेंटिकल सीड्स विल बी फॉर्म्ड। Identical seeds will be formed। Seeds क्योंकि सेम प्लांट इसलिए will form। अब ये आपका यहाँ पे इसलिए हुआ बिकॉज यू हैव द सेम प्लांट। तो ये इवेंट आपका होता है, और इस इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज माय गिटोनोगामी।
So Geitonogamy में याद रखना that pollen grain is coming out from the flower and falling on the another flower but of the same plant. So that kind of condition over here is called as my Geitonogamy. उसको हम यहाँ पे बोलते हैं as यहाँ पे as a Geitonogamy. So Geitonogamy में याद रखना, देखो अब होता क्या है ना, ये जो मेरा पोलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, इसको मैं कह तो सकता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन, इसको मैं कह सकता हूँ एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। देखो इतना तो मैं कह सकता हूँ ना कि इसे मैं सेल्फ पॉलिनेशन बोल नहीं सकता, सो आई कैन कॉल इट एज अ क्रॉस पॉलिनेशन, बट ट्रू सेंस में देखा जाए तो इवन तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट इट इज वेरी मच सिमिलर टू माई सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इवन तो यहाँ पे तुम्हें क्रॉस पॉलिनेशन होते आपको दिख रहा है कि मेरा एंथर यहाँ, मतलब मेरा पोलन ग्रेन यहाँ से किसी दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, बट क्योंकि वो सेम प्लांट का है, आपको इसके अंदर भी ऑटोगेमी वाली कंडीशन ही दिखेगी, इसमें भी आपको ऑटोगेमी जैसा आपको सेम प्लांट आपको ही मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, दैट इज समथिंग आई विल फाइंड हैपनिंग इन माय Geitonogamy। तो यहाँ पे आपका फ्लावर अलग है बट प्लांट आपका यहाँ पे सेम रहेगा। सो पोलन ग्रेन कमिंग आउट ऑफ द फ्लावर फॉलिंग ऑन द अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड वेरिएशन आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस, when the pollination takes place in between the two flowers of the same plant, then it is called as my Geitonogamy. Pollination हो रहा है between the two flowers but of the same plant, that is called as my Geitonogamy. ये भी पढ़ो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। From the genetical point of view, Geitonogamy is similar to your self pollination or your autogamy. तो वो लोग यही कह रहे हैं, अगर आप जेनेटिकली अगर आप देखोगे तो इसमें और ऑटोगेमी वाले प्लांट में कोई आपको फर्क नहीं दिखेगा, दोनों के अंदर आपको सेम टाइप के प्रोजेनी मिलेंगे, या आपके प्रोजेनी में आपको कोई भी लाइक वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट एंड ऑल द फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो क्या ये दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? इज दिस स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर कभी एग्जाम में वो लोग स्टेटमेंट दे that Geitonogamy is very much similar to my autogamy and do not show any kind of variation in the population, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ये स्टेटमेंट में मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये स्टेटमेंट को घुमा के वो लोग काफी चीजें पूछ सकते हैं। सो यू शुड नो कि ये स्टेटमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, और इतना आपको पता होना चाहिए कि इवन तो यहाँ पे आपका फ्लावर चेंज हो रहा है लेकिन प्लांट सेम है, इसलिए आपको जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। So that is my Geitonogamy. And after that, you will be having something like my Xenogamy. Xenogamy is in a true sense, it is going to show the cross pollination. So it is going to show the true sense में ये आपको cross pollination show करता है. So I can write over here, it is going to show the cross pollination in a very true sense. तो यहाँ पे basically क्या होगा? So let me quickly show you over here. या मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा के भी बता सकता हूँ. Let's see. अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखोगे, so what we'll get to see, यहाँ पे this is a one plant, ये आपका एक अलग प्लांट है, राइट? इसको हम नाम देते हैं प्लांट ए, और ये है मेरा दूसरा प्लांट है, दिस इज माय प्लांट एम। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे दो प्लांट है। अब जब मेरा पोलन ग्रेन इस फ्लावर में से निकल के इस स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, सो माय पोलन ग्रेन इज कमिंग आउट ऑफ द फ्लावर एंड गोइंग एंड सिटिंग ऑन अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। Such kind of pollination is called as my Xenogamy. Such kind of pollination over here is called as your Xenogamy. तो Xenogamy में याद रखना, pollen transfer between flowers of different plants. यहाँ पे pollen जो आपका ट्रांसफर हो रहा है, it is happening between the different plants के बीच में. So different plants के बीच में आपका pollen transfer यहाँ पे होता है, तो इसलिए हम कहते हैं it is a cross pollination in a true sense. बस यहाँ पे आपके जो pollen grain है वो आपके एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे two separate plants are involved. याद रखिएगा over here, two separate plants are involved. Plants are involved. अब आप मुझे बताइए, क्या इसके अंदर मुझे जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Variation in the progeny will be seen. Variation in the progeny will be observed. और क्या ऐसे प्लांट वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? Yes, sir. ये इवोल्यूशन होगा ना। Yes. अगर आपके पास वेरिएशन है पॉपुलेशन के अंदर, देन एक्चुअली इट हेल्प्स इन द इवोल्यूशन। सो यू विल फाइंड सच प्लांट इवॉल्विंग विद द चेंजिंग कंडीशंस एंड विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल conditions. You will find this plant will keep on evolving.
तो जेनोगैमी में आप याद रखना, it is a cross pollination in a true sense. Two separate plants are involved over here. So एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर के अंदर आपके यहाँ पे पोलिनेशन जाएगा और दोनों जो आपके फ्लावर है वो दोनों सेपरेट प्लांट के अंदर आपके यहाँ पे आएंगे. So let's see. When a pollination takes place in between the two different flowers of two different plants of the same species, then it is called as my xenogamy. So दो separate plant यहाँ पे आपके involved हो रहे हैं. This is the only type of pollination in which genetically different types of pollen reaches to a stigma. बिल्कुल यहाँ पे आपका जो पोलन आपका पहुंच रहा है वो अलग है आपके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से, बिल्कुल यहाँ पे आपका अलग है. सो यहाँ पे आपको वेरिएशन आपको 100% आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा. एंड दैट इज समथिंग आपका नेचर यही प्रेफर करता है. नेचर बेसिकली यही प्रेफर करता है क्योंकि नेचर में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स कोशिश करेंगे कि उनकी प्रोजेनी जो बने उनमें वेरिएशन हो, क्योंकि विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन दे शुड सर्वाइव. सो यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट विल अंडरटेक द xenogamy. So that is something clear to you. तो यहाँ पे आपके तीन टर्म यहाँ पे आपके खत्म होते हैं. You have a xenogamy, you have a geitonogamy and you have a autogamy. ऑटोगैमी के अंदर आपके दो टर्म आते हैं. वो दो टर्म कौन से होते हैं जल्दी बताना मुझे. ऑटोगैमी के अंदर कौन से दो टर्म आते हैं आपके? Cleistogamy And और chasmogamy. these are the two terms you find in the autogamy के अंदर. ठीक है. अब मुझे बताइए, ध्यान से बताना, इन तीनों में से, इन तीनों टर्म्स में से कौन से टर्म के अंदर, इन विच ऑफ द टर्म यू विल फाइंड कि आपके दो अलग अलग फ्लावर हैं बट आपका प्लांट सेम है? Xenogamy. क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे हो? दो अलग अलग फ्लावर है लेकिन आपका प्लांट सेम है. ये टर्म, इसके लिए कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? गिटेनोगैमी. ठीक है, हाँ, इट विल बी गिटेनोगैमी. देन अगर आपका यहाँ पे एक प्लांट है, एक फ्लावर है बस, और वही एक फ्लावर इन्वॉल्व कर रहा है पॉलिनेशन के अंदर, तो क्या बोलेंगे? Autogamy. वेरी ट्रू. ठीक है. ये बताओ मुझे, ऑटोगैमी सक्सेसफुली करने के लिए मुझे कंडीशंस कुछ फॉलो करनी पड़ती है. मुझे एक कंडीशन बताओ. मैं आपसे किसी को एक को पूछता हूँ. अनुराधा आप बताओगे कोई एक कंडीशन बताओ जो आपको फॉलो करनी पड़ती है करने के लिए ऑटोगैमी. और एल्स कोई और बताओ. व्हाट कैन बी द, हाँ बताओ, व्हाट कैन बी द कंडीशन विच जो आपको फॉलो करनी पड़ती है? Stamen and pistil should be same, मतलब closer to each other. क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, चलो ये आपने एक बता दिया. फिर उसके बाद Stigma should mature at the same time. both of them should mature at the same time. ठीक है, ये बात भी आपने यहाँ पे सही बोल दी. और कुछ इसके अलावा एनीथिंग एल्स? Should be receptive.